Chapters 181 By an Odd Twist, 182 Blood Pond Graveyard, 183 Blood Sea Ancestor, 184 Rank 5 Intense Battle. Chapter Start, Chapter 181, किस्मत का अजीब खेल। लेडी टाई, आपका क्या मतलब है? फैंग झेंग को कुछ समझ नहीं आया। टाई रुओनन ने अपनी उंगली उठाकर दीवार की तरफ इशारा किया, उसी देखो, गु यू फैंग युआन को। तुम्हें नहीं लगता कि वो हद से ज्यादा शांत है? जब किसी को पता चलता है कि उसके पास सी ग्रेट टैलेंट है, जबकि उसके सगे भाई के पास अ ग्रेट टैलेंट, तो नॉर्मल लोग जरूर कोई ना कोई रिएक्शन देंगे। लेकिन वो एकदम बेअसर, आसपास की तारीफें और ताने, कुछ भी उसके दिल को हिला नहीं पा रहा। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? पूरे टाइम वो बस हद से ज्यादा शांत है। टाई रुओनन की बातों ने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे ही यह सीन दोबारा चला, दीवार पर सबकी नजरें फैंग युआन के साए पर जा टिकी। फैंग युआन भीड़ में खड़ा था, अकेला, एकदम सीधा। एक गहरा साया उसके आधे जिस्म को निगल चुका था। और ये मंजर दूसरी तरफ से एकदम अलग था। उसका अपना भाई गु यू फैंग झेंग कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसका जिस्म होप गु की सफेद रोशनी में नहाई हुआ था। इस पल में बड़े और छोटे भाई की पहचान बदल गई थी। बड़ा भाई अर्श से फर्श पर गिर गया था, अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर, सायों में घिरा हुआ। जबकि छोटा भाई किस्मत की मेहरबानी से चमक रहा था, बुलंदियों की तरफ बढ़ता हुआ। एक 15 साल का लड़का अपनी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान झेल रहा है, लेकिन फिर भी उसके जिस्म पर निराशा, उलझन या जलन का एक कतरा भी नहीं है। सिर्फ शांति है। वो भीड़ में खड़ा चुपचाप ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई बाहरी इंसान हो, जैसे वो कोई तमाशा देख रहा हो। टाई रुओनन की आवाज बिल्कुल सही वक्त पर आई। हाँ, फैंग युआन चुपचाप देख रहा था। जैसे जैसे साए उसके आधे जिस्म को निगल रहे थे, उसका चेहरा बेजज्बात था, सिवाय एक नौजवान की हल्की पीली पड़ती जिल्द के। गु यू बो दीवार को घूर रहे थे, एकदम गंभीर। फैंग झेंग को अपने जिस्म के अंदर से एक सख्त ठंडक महसूस हुई। भाई, आखिर तुम हो क्या चीज? अगर यूएससीवाई अवेकनिंग सेरेमनी के रिजल्ट्स का अंदाजा था भी, तो भी उसके दिल में जज्बातों का बदलाव जरूर होता, और वो इतना शांत तो बिल्कुल नहीं होता। मैंने पहले कैक्टस पॉइंटर इस्तेमाल किया था, और हमेशा यही सोचा कि एप्टीट्यूड शब्द गु यू ची चेंग के लिए था। लेकिन अब जब मैं सोचती हूं, तो शायद ये ची चेंग के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये फैंग युआन के लिए था। टाई रुओनन ने कहा। लेडी टाई, आपका मतलब क्या है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। फैंग झेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। टाई रुओनन ने एक उंगली उठाई। सिर्फ एक ही सिचुएशन में फैंग युआन इतना शांत रह सकता है। वो ये है कि उसके पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ एक ही सिचुएशन में उसी जलन नहीं होगी, और वो ये है कि उसके पास कुछ बहुत बड़ा है। अगर दो लोग साथ चल रहे हों और एक को एक प्राइमेवल स्टोन माइल, तो दूसरे को तभी जलन नहीं होगी जब उसी 10 या 100 पत्थर मिले, और उसका मन शांत रहेगा। फैंग युआन बिल्कुल वैसा ही है। तुम कहना चाहती हो कि फैंग युआन ने चीटिंग की और अपना असली एप्टीट्यूड छुपाया? वो सी ग्रेट टैलेंट नहीं है? गु यू बो को टाई रुओनन की बात समझ आ गई, लेकिन अगर वो ए या बी ग्रेड है, तो उसने इसे खुलेआम दिखाया क्यों नहीं? फैंग युआन बचपन से ही बहुत होशियार था। टाई रुओनन के होठ मुस्कुराए, उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, जैसे उसी पूरा यकीन हो। इन कुछ दिनों में मैंने उसकी लिखी हुई कुछ पोइम्स पढ़ी हैं। इतनी दूर की सोच और एस्पिरेशंस देखकर, यहां तक कि मेरे फादर भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ऐसा जीनियस, उसके पास अपने प्लान्स तो होंगे ही। गु यू बो ने अपना सर हिलाया। सिर्फ इससे तो कुछ भी साबित नहीं होता। एप्टीट्यूड छुपाने और दिखाने से मिलने वाला ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। अगर फैंग युआन को ये नहीं भी पता था, तो एकेडमी में 1 साल के बाद उसे ये साफ पता होना चाहिए था। ऑफकोर्स यूएससीवाई पता था, इसीलिए तो उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। टाई रुओनन ने बिना बात घुमाए कॉन्फिडेंस से कहा। आपका क्या मतलब है? गु यू बो भी अब कंफ्यूज हो गए थे। गु यू क्लैन लीडर टाई रुओनन मुडिन, गु यू बो को गंभीरता से देखते हुए। क्या आप रेंजू के 10 बच्चों के बारे में जानते हैं? गु यू बो पहले तो चूक गए, फिर उन्हें तुरंत समझ आ गया। वो टाई रुओनन का असली मतलब समझ गए। उनके होश उड़ गए। उनकी एनी की पुतलियां फैल गई, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके अंदर एक क्लैन लीडर वाला कोई भाव नहीं बचा था। ये पहली बार था जब फैंग झेंग ने गु यूबो को ऐसी हालत में देखा था। रेंजू के 10 बच्चे, सबसे बड़ा बेटा वर्डेंट ग्रेट सन, दूसरी बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून। 10 बच्चों का एप्टीट्यूड आसमान को चुनौती देता था,
इसीलिए आसमान उनसे डरता था और उन्हें लंबी उम्र नहीं दी। गू वर्ल्ड में ये 10 बच्चे सबसे टॉप के, सबसे एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते थे, यानी 10 एक्सट्रीम फिजिक्स। रेंजू के 10 बच्चे एक एक करके मर गए और रेंजू भी बुढ़ापे से मरने वाले थे। लेकिन आखिर में रेंजू ने अपने 10 बच्चों की लाशों को इकट्ठा किया और खुद को कुर्बान कर दिया। सब कुछ डेरिवेशन गू के पेट में चला गया। डेरिवेशन गू का पेट फट गया और बेशुमार जिंदगी जमीन पर फैल गई, जिससे पहली बार के मॉर्टल्स बने। इन मॉर्टल्स के पास रेंजू या उनके 10 बच्चों जैसा टैलेंट नहीं था, लेकिन वो अपना अपच जागृत करने के बाद कल्टिवेट कर सकते थे। इस तरह इंसानियत बड़ी और तरक्की की और आज इस मुकाम पर पहुंची है। ऑफ कोर्स ये सब एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन कहानी के हिसाब से हम सब के अंदर रेंजू और उनके 10 बच्चों का खून है। टाइरुओ नन ने अपनी बात जारी रखी, बस फर्क यह है कि ज्यादातर लोगों का ब्लड लाइन पतला हो चुका है या आपसी शादियों की वजह से एक दूसरे को रोकता है और उसी सोया हुआ रखता है। लेकिन कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनका ब्लड लाइन ज्यादा स्ट्रांग होता है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं या कल्टिवेट करते हैं वो एक्सट्रीम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें एक ब्लड लाइन बाकी सब पर हावी हो जाता है। जब वो जाहिर होता है तो वही है 10 एक्सट्रीम फिजिक्स। ये 10 एक्सट्रीम फिजिक क्या है? फैंग जेंग ने पूछा। मुझसे ये मत कहना कि फैंग युआन के पास 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स में से एक है। गू यू बो हैरान थे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक हाई फैंग युआन को इतना शांत रखा सकता है और यूएसईवाई कल्टिवेशन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। और सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक जो ग्रेट टैलेंट पर भी हावी हो, वही फैंग युआन को जरा सी भी जलन या हसाद महसूस नहीं होने देगा और सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक हाई फैंग युआन को अपना एप्टीट्यूड छुपाने पर मजबूर करेगा, क्योंकि उसी डर है कि उसी पहले ही मार दिया जाएगा, इसीलिए उसने सच छुपाने का फैसला किया। टाइरुओ नान तेजी से बोली। टाइजू लेंग भी रीबर्थ के बारे में नहीं सोच सकते थे। इस छोटी लड़की की तो बात ही छोड़ दो। हर तरह के इत्तेफाकों के नीचे उसने एक ऐसा नतीजा निकाला जो सच से बिल्कुल उल्टा था। ये सुनकर सब डांग रह गए। टाइरुओ नन का एनालिसिस ऐसे बूटों के साथ था जिसने दूसरों को उस पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। अगर ये वजह नहीं तो और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? हाँ, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स। ये जरूर एंशिएंट मून डेसोलेट येन फिजिक हाई होगा। गू यूबो का दिल तूफान में फंस गया था। वो इतने एक्साइटेड थे कि उनका जिस्म कांप रहा था। बाकी लोगों को शायद ये ना पता हो, लेकिन उनके पास क्लैन की गुप्त हिस्ट्री थी और वो बहुत से पुराने राज जानते थे। सैकड़ों साल पहले फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर ने इस जगह पर गांव बसाया था और उसका नाम गुयू विलेज रखा था। सच तो यह है कि फर्स्ट जेन का नाम गुयू था ही नहीं। उन्होंने गुयू नाम क्यों चुना, ये एक रहस्य था। लेकिन फर्स्ट जेन ने मरने से पहले एक बार आह भरी थी, ब्लड लाइन्स आगे बढ़ते रहेंगे, सदियों का एक महान प्लान होगा, एंशिएंट मून डेसोलेट येन, दुनिया कांप उठेगी। उन्होंने ये आखिरी शब्द छोड़े थे और अपनी वसीयत में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गू यू क्लैन में भविष्य में एक दिन एक ऐसा गू मास्टर पैदा होगा जिसके पास 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स में से एक होगा, एंशिएंट मून डेसोलेट येन बॉडी। वो दुनिया को हिला कर रख देगा और गू यू क्लैन को एक नए सुनहरे दौर में ले जाएगा। उन्होंने अपने वंशजों से ये भी कहा था कि अगर एक दिन ऐसा फिजिक सामने आए तो यूएसईवाई ब्लड पॉन्ड ग्रेवयार्ड में ले जाना होगा। क्लैन लीडर होने के नाते गू यू बो 10 एक्सट्रीम फिजिक्स की कमजोरी जानते थे, लेकिन उन्होंने इस वसीयत को गहराई से पढ़ा था और उन्हें पता चला कि फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर शायद इस कमजोरी को काबू करने का एक तरीका जानते थे। और ये तरीका उनके साथ उनके ताबूत में ग्रेवयार्ड में दफन था, उनके साथ हमेशा की नींद सो रहा था। अगर एंशिएंट मून डेसोलेट येन फिजिक सच में सामने आ गया तो यूएसईवाईटीए बूट तक ले जाना होगा। सोच भी नहीं सकता कि गू यू फैंग युआन हाई वो प्रोफेसाइड जीनियस है, एंशिएंट मून डेसोलेट येन फिजिक। गू यू बो अपने दिल में चीखे, ये नहीं हो सकता। सबकी ऋण के सामने, बड़ा भाई सबके सामने चीटिंग कैसे कर सकता है? फैंग झेंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, अपना सर हिलाते हुए इस थियरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। टाइरुओ नन ने यूएसईवाई दया से देखा। अगर ची चेंग भी चीटिंग कर सकता है तो फैंग युआन क्यों नहीं कर सकता? 10 एक्सट्रीम फिजिक्स से एंडलेस पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। शायद फैंग युआन जल्दी अवेकन हो गया और शायद उसने बंबू जेंटलमैन को धोखा दिया 10 एक्सट्रीम फिजिक की वजह से। या शायद जिया जिन शेंग को फैंग युआन ने मार दिया क्योंकि उसने फैंग युआन का ये राज जान लिया था। टाई फैमिली की यंग लेडी सोच समझ कर बोलिए। गू यूबो का चेहरा नाखुश था,
उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बिना सोचे समझे बातें नहीं करते। जिया जिनशेंग को फैंग युआन ने मारा है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फैंग युआन मेरे क्लैन का मेंबर है, और अगर उसने ये किया भी है, तो जिया फैमिली को हम कैसे जवाब देंगे, ये भी हमारा मामला है। आप यहां सिर्फ केस की जांच करने आए हैं। गुयू क्लैन लीडर का एटीट्यूड 180 डिग्री बदल गया था। पहले उन्हें लगा था कि फैंग युआन एक सी ग्रेट टैलेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अब फैंग युआन एंशिएंट मून डेसोलेट यिन फिजिक था। जब बात फर्स्ट जेन की प्रोफेसी और वसीयत पर आ गई, तो उसकी वैल्यू पूरी तरह बदल गई। उसी बचाना ही होगा, और अगर इसके लिए जिया फैमिली से दुश्मनी भी लेनी पड़े, तो कोई अफसोस नहीं होगा। ओ क्रैप, इस गुयू क्लैन लीडर ने तो अपनी बात ही पलट दी। कितना बेशरम है ये, इतनी जल्दी अपना एटीट्यूड बदल लिया। मुझे दास एक्सट्रीम फिजिक्स का सच इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। दास एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स अ ग्रेट टैलेंट पर भी हावी होते हैं, तो लगता है गुयू क्लैन लीडर एब फैंग युआन को बचाना चाहता है। इससे केस सॉल्व करने में बहुत बड़ी रुकावट आएगी। फ्लैट ही क्या करूं, फादर? टाई रुओनन का दिल डूब गया, और अपने दांत पीसते हुए उसने अनजाने में अपने पिता की शक्ल ढूंढी। फादर कहाँ हैं? छोटी लड़की हैरान रह गई। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई अभी थोड़ी देर पहले यहीं द, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गए। इस बात ने गु युबो को भी टेंशन में डाल दिया। टाइजू लेंग इस वक्त कहाँ जा सकते थे? गु यू क्लैन लीडर ने इसका कनेक्शन सीधा फैंग युआन से जोड़ा। फैंग झेंग, मैं तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने जा रहा हूं। जाकर बाकी क्लैन एल्डर्स को इन्फॉर्म करो, और जल्दी से इकट्ठा होकर मुझे ढूंढो। अपने इंस्ट्रक्शंस छोड़कर गु युबो ने अपना गु वर्म एक्टिवेट किया और खिड़की से बाहर उड़ गए। टाई रुओनन ने नाक सिकोड़ी, कमरे से बाहर भागकर फैंग युआन के घर की तरफ गई। पूरे हॉल में सिर्फ फैंग झेंग अकेले रह गए। ये सब कैसे हो सकता है? फैंग झेंग की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका जिस्म गिरने की कागार पर था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई ताकत नहीं बची थी। उसी लगा कि उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई है। उसी लगा उसकी दुनिया तबाह हो रही है। ये सब कैसे हो गया? भाई का एप्टीट्यूड दास एक्सट्रीम फिजिक है, मेरा ग्रेट टैलेंट उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके सामने एक पूरा फेलियर। ये सोचते सोचते फैंग झेंग के आंसू बहने लगे। इस पल उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। फ्लैट तक उसकी सबसे बड़ी जीत एप्टीट्यूड में फैंग युआन को हराना था। उसका सारा कॉन्फिडेंस इसी पर बना था। लेकिन अभी उसी ये कड़वा सच बताया गया था, उसका एप्टीट्यूड उसके भाई के सामने कुछ भी नहीं था। उसका सबसे गर्व और कॉन्फिडेंस वाला एरिया फैंग युआन ने दबा दिया था। इतने वक्त में बनाया गया उसका कॉन्फिडेंस एक पाल में टूट गया। बड़े भाई, उसने अपना सर उठाया, अपने आंसुओं को नदी की तरह बहने दिया। वो अपने दिल में चीखा, शुरू से आखिर तक तुम बस एक तमाशा देख रहे थे। मुझे उछलते कूदते देख रहे थे, मेरा जोकर जैसा परफॉर्मेंस देख रहे थे। उसकी ऊन के कोने फिर से दीवार पर गए। तस्वीरें घूम रही थीं, और लोग इधर उधर जा रहे थे। बेशुमार आवाजें फैंग झेंग के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही थी। लेकिन फैंग युआन अकेले लोगों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा शांत था जब वो देख रहा था। बस ऐसे ही शांति से देख रहा था। फैंग झेंग को अचानक लगा कि इस तस्वीर में वो जो उम्मीद की रोशनी में नहाई हुआ था, कितना बचकाना, कितना इन्हीं में चुभने वाला था। उसके दिल में फैंग युआन की शांत काली पुतलियों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसकी तस्वीर धीरे धीरे बड़ी होती गई, ऊंची और ऊंची होती गई, जब तक कि वो उसी पार न कर सका, जैसे बादलों तक पहुंचने वाला एक पहाड़। वो शांत यूएसईवाईएस पहाड़ की छोटी से देख रही थीं, आसमान से फैंग झेंग की दयाजनक हालत को देख रही थीं जो पहाड़ के नीचे था। वो जैसे कह रही थीं, फैंग झेंग, मेरे हंसी के काबिल छोटे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। जैसे एक घाटी में गूंजती आवाज फैंग झेंग के दिल में गूंज रही थी। उसी एक बहुत भारी डिप्रेशन महसूस हुआ। एक ऐसी डिप्रेशन जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो उसी इतना दबा रही थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी लगा था कि वो इस फीलिंग से छुटकारा पा चुका है, लेकिन ये सोचना ही क्या था कि आज ये फीलिंग फिर से उसके दिल पर हमला कर देगी। बल्कि ये पहले से 100 गुना ज्यादा तेज थी। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। फैंग झेंग का चेहरा ऐंठ गया, उसके माथे पर नसें उभार आयम। वो अपने वहमों में डूब रहा था। उसने अपना गला जोर से पकड़ लिया। एक झटके से वो घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी जीभ बाहर निकल आई। उसकी ऊँग धीरे धीरे बाहर निकलने लगी।
नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सच में मरना नहीं चाहता। उसका दूसरा हाथ जमीन पर लगी टाइल को पकड़ रहा था, लेकिन उसने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि उसके नाखून तक टूट गए और खून बहने लगा। इस तेज दर्द ने फैंग झेंग की जीने की इच्छा और बढ़ा दी। उसके जिस्म पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उसी एक जानलेवा चोट लगी थी। वो उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस गर्व ने उसी सहारा दिया था वो पहले ही टूट चुका था। उसी लगा कि उसके पास किसी को मुंह दिखाने का चेहरा नहीं बचा। वो सच का सामना नहीं कर पा रहा था, अपने बड़े भाई का सामना नहीं कर पा रहा था। वो एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था, एक अजीब सा जोकर। उसका दिल राख की तरह मर चुका था, लेकिन इस राख में अभी भी छोटी छोटी चिंगारियां जल रही थीं। तो क्या हुआ अगर वो दास एक्सट्रीम एप्टीट्यूड है? भाई, तुमने गलत किया। तुमने किसी को मारा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही, बिल्कुल सही। तुम्हें अपने खून के पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, बड़े भाई। जिया जिनशेंग को तुमने ही मारा है ना? तुम गलत रास्ते पर चल पड़े, तुमने गलत किया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड मुझसे बेहतर है? रिंग। कुछ उसके कान के पास बजने जैसा लगा। फैंग झेंग के दिल में आग का एक गोला जलने लगा। मरती हुई चिंगारी फिर से जी उठी। उसके गले को पकड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। फैंग झेंग का जिस्म पसीने से भीग गया था जब वो घुटनों के बाल जमीन पर था। एक हाथ से खुद को सहारा दे रहा था जबकि दूसरा हाथ टाइल पकड़ने से जख्मी था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे और नाक से बहती हुई फाइल पर गिरीं। उसका बिगड़ा हुआ खौफनाक चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया था। हवा का एक झोंका दरवाजे और खिड़कियों से होता हुआ इस हॉल में आया। रात के आसमान की ठंडी हवा ने उसके जिस्म को झंझोर दिया जब वो कांपा। एची हेची 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 हेची। फैंग झेंग आधा जमीन पर लेता हुआ हंसा। उसकी आवाज तीखी और अजीब थी। आग की रोशनी हवा के साथ उसके चेहरे पर नाच रही थी। जब यह इस नौजवान के चेहरे पर पड़ी तो ये गर्माहट और रोशनी नहीं थी, बल्कि ये शैतान के नाच जैसी लग रही थी। चैप्टर 182, खून का तालाब वाला कब्रिस्तान। यहां कोई नहीं है। पूरा घर उलट पुलट करने के बाद गु युबो को फैंग युआन कहीं नहीं मिला। एक भारी पत्थर उनके दिल पर आ बैठा। फैंग युआन और टाइजू लेंग के अचानक गायब हो जाने से उनके लिए दोनों को एक साथ जोड़ना आसान था। बोलो, फैंग युआन कहाँ है? गु युबो का चेहरा पानी की तरह गंभीर था जब उन्होंने टायर वो नन पर चिल्लाया जो अभी अभी आई थी। मुझे कैसे पता होगा कि फैंग युआन कहाँ है? टायर वो नन का एटीट्यूड सख्त था। एक रैंक 4 एक्सपर्ट के सामने भी वो नहीं झुकी। HMPH, टाइजू लेंग क्यों गायब हो गए? टाई फैमिली की यंग लेडी, क्या आप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं? गु युबो ने टायर वो नन के करीब आते हुए कहा। अस नौजवान लड़की का चेहरा थोड़ा हैरान था। सच तो यह था कि यह मामला शुरू से ही बहुत अजीब था। असली प्लान यह था कि उसके पिता और वो अगले साल यहां आएंगे। इस वक्त टाइजू लेंग एक दूसरा केस सॉल्व कर रहे थे जब अचानक आसमान से एक सफेद क्रेन उतरा। सफेद क्रेन एक चिट्ठी लाया था और उसने वो टाइजू लेंग को दी। ये चिट्ठी देखने के बाद टाइजू लेंग ने अपने प्लान्स बदल दिए और हाथ में लिए केस को छोड़कर तुरंत किंग माओ पहाड़ की तरफ निकल पड़े। अगर वो चिट्ठी ना आती तो टाई फैमिली के बाप बेटी इतनी जल्दी यहां ना पहुंचते। अपनी बेटी होने के नाते टाई रुओनन अपने पिता को अच्छे से जानती थी। आमतौर पर सिर्फ बहुत ही खास केस हाई टाइजू लेंग को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करते थे। लेकिन जिस बात ने उसी उलझा दिया था वो ये थी कि ये किंग माओ पहाड़ का केस सिर्फ जिया जिनशेंग की मौत के बारे में था। हालांकि जिया जिनशेंग की मौत जिया फैमिली के प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी थी, लेकिन इसकी गंभीरता सिर्फ एवरेज थी और यूएस लेवल से बहुत नीचे थी जहां डिवाइन इन्वेस्टिगेटर को इतना ध्यान देना पड़े। इस बात पर टाई रुओनन हमेशा से शक में थी। और अब टाइजू लेंग अजीब तरीके से गायब हो गए थे, अपनी बेटी को भी बताए बिना। वो कहाँ गए? उन्होंने क्या किया? फादर, आपको चोट लगी है, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टाई रुओनन चिंतित थी। ये सिचुएशन पहले भी कई बार हो चुकी थी। हर बार ये तब होता था जब टाइजू लेंग किसी मजबूत दुश्मन से लड़ रहे होते थे और टाई रुओनन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ध्यान नहीं भटका सकते थे, इसीलिए अकेले लड़ने का फैसला करते थे। उनकी अभी की चोटें भी ऐसी हाई सर्कमस्टांसेस में एक मजबूत दुश्मन की वजह से लगी थी। हालांकि फादर जख्मी हैं, लेकिन वो आखिरकार एक रैंक 5 एक्सपर्ट हैं। ऑर्डिनरी रैंक 4 गू मास्टर्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फादर, मुझे आप पर विश्वास है, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। टाई रुओनन की एज में रोशनी चमकी जब उसने खुद को हिम्मत दी। गु युबो और करीब आए जब यूएस नौजवान लड़की ने अपना सर उठाया, सीधे गु यू क्लैन लीडर को घूरते हुए। एक्सप्लेनेशन?
आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे आपको एक देना ही पड़ेगा। गु युबो का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा, छोटी बदमाश, तुम बहुत तेज बोलती हो। लगता है मुझे तुम्हें बंदी बनाना ही पड़ेगा और तुम्हें हमारे क्लैन के फैंग युआन के बदले इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही, टाई रुओ नान हंसने लगी। गु यू क्लैन लीडर, क्या आप सच में ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? मेरे चाचा इस वक्त टाई क्लैन के लीडर हैं, क्या आप मेरी टाई फैमिली से टकराना चाहते हैं? गु युबो अपने कदमों में रुक गए। वो परेशान थे और लगभग भूल ही गए थे। टाई फैमिली, वो एक सुपर क्लैन था जिसके पास हजारों सालों की विरासत थी, जो आज भी मजबूती से खड़ा था। टाई क्लैन के पहाड़ी किले में डेमन सप्रेशन टावर खड़ा था, जिसमें अनगिनत डेमोनिक गु मास्टर्स किड दी, जो राइचस फैक्शन का प्रतीक था। गु यू क्लैन सिर्फ एक थोड़ा सा एवरेज क्लैन था और जिया क्लैन से भी छोटा था। लेकिन जिया क्लैन भी सिर्फ एक नया क्लैन था, टाई क्लैन से तुलना करने के काबिल नहीं। यहां तक कि पूरे सदर्न बॉर्डर में टाई क्लैन एक फर्स्ट क्लास पावर हाउस था, एक बड़ा क्लैन जिसके पास मजबूत नींव थी। टाई रुओ नन के शब्द नरम हो गए। गु यू क्लैन लीडर, मैं यहां आपसे दुश्मनी करने नहीं आई हूं। लेकिन प्लीज मेरी नियत पर विश्वास करें। मुझे नहीं पता कि फादर कहां गए, लेकिन मैं यहां से जाऊंगी नहीं या चुपके से भागूंगी नहीं। टाई फैमिली सिर्फ लड़ाई में मरती है, लड़ाई से भागने वाले काया नहीं होते। मैं न सिर्फ यहां रहूंगी, बल्कि जिया जिन शेंग को मारने वाले मुजरिम को भी गिरफ्तार करूंगी। फैंग युआन शायद कातिल ना हो। गु युबो ने तेवर चढ़ाए, एक खौफनाक एक्सप्रेशन दिखाते हुए। लेकिन वो हो भी सकता है। टाई रुओ नन ने घूरा, उसकी वीरता झलक रही थी। इस पॉइंट पर वो हार मानने से इनकार कर रही थी। दोनों तरफ एक दूसरे को देर तक घूरते रहे। टाई रुओ नन ने अपनी बात जारी रखी, फैंग युआन गायब हो गया है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने जुर्म से भाग रहा है, इसीलिए उस पर शक और बढ़ गया है। लेकिन मैं किसी बेगुनाह पर इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। HMPH, उम्मीद है ऐसा ही हो। गु युबो ने अपनी आस्तीन झटकी और चले गए। 15 मिनट बाद गर्गो गर्गो स्पिरिट स्प्रिंग का भंवर जोर से घूमा जब एक कमल की तस्वीर पानी के ऊपर एक छवि की तरह झिलमिलाई। फैंग युआन ने प्राइमीवल स्टोन्स के टुकड़े अंदर फेंके, जिससे हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की शक्ल और साफ हो गई। पहले क्लासमेट गैदरिंग में उन्होंने मुझे लगभग 10,000 प्राइमीवल स्टोन्स दिए। गु युमो चेन के 40,000 के साथ मैंने सब कुछ अंदर डाल दिया है। ऐसा क्यों है कि यह हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस अभी तक अपना असली रूप नहीं दिखा रहा है? फैंग युआन क्रिस्टल दीवारों से ध्यान से देख रहा था, स्पिरिट स्प्रिंग के सेंटर को घूर रहा था, थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस बहुत कीमती था। लगातार आगे बढ़ने और रैंक 6 तक पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू स्प्रिंग ऑटम सकाडा से कम नहीं होगी। अपनी पिछली जिंदगी में भी फैंग युआन ने इसके बारे में सिर्फ सुना था और इससे कभी इंटरैक्ट नहीं किया था। इसलिए अभी ये पहली बार था जब वो एक देख रहा था, और इसलिए वो थोड़ा अनश्योर था। लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया। हेस्ट हुए, लगभग 50,000 प्राइमीवल स्टोन्स, ये काफी से ज्यादा है। मैं यहां फालतू में क्यों चिंता कर रहा हूं? तो क्या हुआ अगर रिफाइनमेंट फेल हो गया? ही, ये सोचकर उसने अब और हिचकिचाया नहीं। एक गहरी सांस ली, वो ऊपर उछला, क्रिस्टल दीवार से टकरा गया। ये दीवार मोटगू से बनी थी। जब फैंग युआन इससे टकराया तो ये पानी में कूदने जैसा था। दीवारों में एक लहर उठी जब वो तुरंत अंदर समा गया। पानी ने फैंग युआन को हर तरफ से घेर लिया। फैंग युआन ने अपनी ईड़ खोली, लेकिन USEY हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस नहीं दिखा। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को निकालने से पहले सिर्फ पानी की क्रिस्टल दीवारों से देखा जा सकता था। फैंग युआन ये अच्छे से जानता था और हैरान नहीं हुआ। उसने पहले ही दूरी का अनुमान लगा लिया था और पानी की वजह से रोशनी के रिफ्रैक्शन का भी हिसाब लगा लिया था और अपनी याददाश्त के मुताबिक पकड़ा। ये पकड़ हवा में से पकड़ने जैसी थी, जैसे एक कमल बना दिया हो। कमल नीला और सफेद था, उसकी पंखुड़ियां बैंड थिन, एक पवित्र ऑरा से भरे हुए दिए जैसा लग रहा था। लेकिन इसका अपना होश था, और भले हाई फैंग युआन ने इसे पकड़ा था, ये विरोध कर रहा था। लेकिन वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सकाडा का थोड़ा सा ऑरा लीक करने से ये रैंक 3 फ्लावर गू तुरंत रिफाइन हो गया। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस मिल गया। स्प्रिंग के पानी में फैंग युआन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस एक सफेद नीली रोशनी में बदल गया, उसके अपचर में घुस गया। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के बिना स्पिरिट स्प्रिंग के अनगिनत भंवर गायब हो गए। जिंदगी से भरा पानी एक ठहरे हुए पानी के गड्ढे में बदल गया जिसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था।
स्पिरिट स्प्रिंग अब नहीं रहा। ये जगह अब सेफ नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया और जैसे ही वो निकलने वाला था, अचानक कुछ हुआ। स्पिरिट स्प्रिंग की गहराई में एक चमकदार खून के रंग की रोशनी निकली। अचानक एक बड़ी खींचने वाली ताकत पैदा हुई। अचानक हुए इस हमले से फैंग युआन पानी की गहराई में खींच लिया गया। स्प्रिंग का पानी लाल हो गया, खून का पानी बन गया, फैंग युआन को पूरी तरह से लपेट लिया, उसी नीचे खींचता हुआ। स्काई कैनपी गू, थंडरविंग्स गू। संकट के पाल में फैंग युआन अपने दिल में चिल्लाया और उसके जिस्म पर एक सफेद कवच आ गया। साथ ही उसके पीठ के पीछे बड़े बड़े बिजली के पंख आ गए। थंडरविंग्स फैले, फैंग युआन को ऊपर की तरफ एक फोर्स देते हुए। लेकिन खून का पानी लगातार आ रहा था और उसकी खींचने की ताकत और बढ़ती जा रही थी। उसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। पफ! अपने चारों तरफ पानी सुनते हुए फैंग युआन धाराओं से खींच लिया गया, टनल के साथ सीधे नीचे जाते हुए। जैसे ही उसकी सांस खत्म हुई, आसपास का प्रेशर गायब हो गया। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। कम से कम वो दम घुटने से नहीं मारा, लेकिन उसने पाया कि वो एक ऊंची जगह से गिर रहा है। उसने अनजाने में अपने पंख एक्टिवेट किए, लेकिन थंडरविंग्स गू की हालत खराब थी। पहले के मजबूत पंख अब थके हुए और नरम थे। फैंग युआन का दिल डूब गया। उसने हवा में अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश की, अपनी गिरावट को धीमा करते हुए। ये एक जमीन के नीचे का इलाका था। ये अंधेरा नहीं था, बल्कि लाल रोशनी से भरा हुआ था। फैंग युआन लगभग 15 मीटर से गिर रहा था और उसके नीचे एक तालाब था। लेकिन ये जमीन के नीचे का तालाब साफ रंग का नहीं था, ये लाल था, जैसे खून का पानी। नहीं, ये खून का पानी हाई है। चुभती हुई खून की बदबू फैंग युआन पर हमला कर रही थी जब वो गिरता जा रहा था। यह सिचुएशन हर तरह से अजीब थी, इसलिए सुरक्षा के लिए फैंग युआन इस खूनी तालाब में उतरना नहीं चाहता था। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड। उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को एक्टिवेट किया, उसकी हथेली सेंटिपीड के मुंह में डाली और उसी एक कोड़े की तरह घुमाया। सोने के सेंटिपीड का जिस्म सबसे लंबा खींच गया और उसकी पूंछ साइड की पहाड़ी दीवार में घुस गई। फैंग युआन ने अपने मन से सोचा और सोने के सेंटिपीड का जिस्म सिकुड़ गया। इस तरह ये उसके जिस्म को पहाड़ी दीवार के साइड में ले आया। ये दीवारें फिसलने वाली थीं और आराम से उतरने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। लेकिन जब फैंग युआन ने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड पर भरोसा किया, तो उसने एक उबड़ खाबड़ जगह ढूंढ ली और अपने पैर ऊपर रखे। ये आखिर कौन सी जगह है? अपने जिस्म को स्थिर करके फैंग युआन ने तुरंत आसपास का माहौल देखा। उसके अनुमान के मुताबिक ये जमीन के नीचे और भी गहराई में होना चाहिए, जमीन के नीचे की गुफा से भी नीचे। ऐसी जगह कैसे हो सकती है? फैंग युआन हैरान था। अपनी पिछली जिंदगी में वो इतना मजबूत नहीं था कि हायअप्स के राज जान सके। सच तो यह है कि यह ब्लड पॉन्ड ग्रेवयार्ड था, वो फॉरबिडन जगह जहां फर्स्ट जनरेशन का टीएए बूट दफन था। यहां तक कि क्लैन एल्डर्स में से भी सिर्फ एक या दो हाई ये राज जानते थे। फैंग युआन ने नीचे देखा। ये खून का तालाब खूनी रोशनी से चमक रहा था। इसका घेरा गांव से भी बड़ा था, एक अजीब और डरावनी ऑरा फैला रहा था। गुफा की छत पर लगभग 100 छेद जिनसे पानी जोर से नीचे गिर रहा था, अपने साथ नदी से सीप, कछुए, सांप और मछलियां ला रहा था। स्वूश स्वूश, पानी की धाराएं लगातार छेदों से नीचे गिरती रहीं, खून के तालाब में जाते हुए। खून का पानी उथल पुथल में था जब अनगिनत समुद्री जीव इधर उधर घूम रहे थे, तालाब में घुस रहे थे। लेकिन कुछ ही सांसों में उनके जिस्म का सारा खून चूस लिया गया। वो सूखी लाशों में बदल गए और पानी की सतह पर तैरने लगे। जैसे ही लहरें उन्हें इधर उधर ले जाती, वो दिखते और गायब हो जाते। खून के तालाब की लाली और भी गहरी हो गई। जब फैंग युआन ने देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वो इस तालाब में गिरा होता, तो स्काई कैनपी गू के प्रोटेक्शन के बावजूद उसकी हालत अच्छी नहीं होती। उसने देखना जारी रखा और ताजी सूखी लाशों के अलावा पानी में कुछ हड्डियां भी थीं। कुछ मछलियों की हड्डियां थीं, भालू की हड्डियां और यहां तक कि इंसानी कंकाल भी। ये एक विशाल कब्रिस्तान था। ये डरावना था और खूनी। खून के तालाब में उठती लहरें आसपास की दीवारों से टकराती, चमकदार लाल और रोशन खूनी पानी आसपास की मिट्टी में घुस जाता। इससे सारी मिट्टी चमकदार लाल रंग में बदल गई, लाल मिट्टी बन गई। चैप्टर 183, ब्लड सी का पूर्वज। 1 मिनट रुको, लाल मिट्टी? ये नज़ारा देखते हाई फैंग युआन के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पास की दीवार को पकड़कर एक लाल मिट्टी का ढेला निकाल लिया। ये लाल मिट्टी बहुत नरम थी और इससे हल्की लाल रोशनी निकल रही थी।
फैंग युआन ने बस हल्के से दबाया और ये टूटकर बिखर गई। तो माजरा ये था। ऐसा लगा जैसे उसी सब कुछ समझ आ गया हो। जब वो पहली बार पत्थर की दरार के अंदर की गुप्त गुफा में घुसा था, उसने देखा था कि गुप्त गुफा इस लाल मिट्टी से भरी हुई थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। वहां किसी और रोशनी के सोर्स की जरूरत नहीं थी। यूजियस वक्त अजीब लगा था क्योंकि किंगमाओ पहाड़ की मिट्टी नीले काले रंग की थी। उसी लगा था कि ये सब फ्लावर वाइन मोंक ने अरेंज किया है, लेकिन अब लग रहा था कि इसका सोर्स ये अजीब खून की झील थी। फैंग युआन और भी चौकन्ना हो गया। उसके 500 साल का अनुभव अब एक तरह से इंट्यूशन बन चुका था। ये जगह सिर्फ अजीब नहीं, खतरनाक भी है। मेरे पास फालतू का टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, मुझे यहां से निकलने का रास्ता सोचना होगा। फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और गुफा की दीवारों को देखा, जहां दीवार के ऊपरी हिस्से में सैकड़ों छेद थे। उनमें से कौन सा स्पिरिट स्प्रिंग से जुदा हुआ था? फैंग युआन एक पल के लिए हिचकिचाया। पानी यहां नीचे बह सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रास्ते इतने चौड़े थे कि एक इंसान गुजर सके। और फैंग युआन गंभीर दिखा जब उसने अपने दोनों पंख हिलाने की कोशिश की। लेकिन वो इन थंडरविंग्स को पहले की तरह परफेक्ट तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और पहले जो साफ नीली बिजली थी, अब उस पर कुछ लाल रंग के धब्बे लग गए थे। इससे ताकत और कमजोरी के एक साथ होने का अजीब एहसास हो रहा था। थंडरविंग्स गु अब भरोसेमंद नहीं रहा था। बहुत मुमकिन था कि वो बीच हवा में धोखा दे दे और फैंग युआन को नीचे गिरा दे। सूश! खून की झील के अंदर से एक अजीब सी लहर उठी, जिससे रैंक 5 गु की जबरदस्त ऑरा महसूस हुई। वो है। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक लंबा साया धीरे धीरे खून की झील में दिखने लगा। इसकी लंबाई 40 मीटर से ज्यादा थी और चौड़ाई 6 मीटर से ज्यादा। ये एक विशाल अजगरा था। ये खून की झील की गहराइयों में रहता था, लेकिन अब जब इसने फैंग युआन पर मांस की गंध सूंघ ली थी, तो ये शिकार करने के लिए बाहर आ गया था। डैम इट! फैंग युआन ने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। अभी वो दीवार से लटकने के लिए चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड का इस्तेमाल कर रहा था, मुश्किल से नरम लाल मिट्टी पर टिका हुआ था। और अपने लंबे बालों और काले चोगे के साथ वो विशाल खून की झील के सामने एक काली चींटी जैसा लग रहा था। सैकड़ों काले धब्बे खून की झील में दिखे और ऊपर उठने लगे, बिल्कुल मछलियों के झुंड की तरह। वुश! वो विशाल अजगरे से कहीं ज्यादा तेज थे और कुछ ही पलों में खून की झील से बाहर निकल आए, अपनी असलियत दिखाते हुए। ये मछलियां नहीं, बल्कि चमगादड़ थे। इन खून जैसे लाल चमगादड़ों के 2 लंबे न्यूकीले कान दी और 2 जोड़ी पंख थे। मुख्य पंख काफी बड़े दी, जबकि दूसरी जोड़ी पंख छोटे थे और मुख्य पंखों के नीचे थे। उनके पंजे नहीं थे, लेकिन दोनों जोड़ी पंखों के किनारे स्टील की तलवारों जैसे तेज थे। रैंक 3 ब्लेडविंग ब्लड बैट गु। एक नाम तुरंत फैंग युआन के दिमाग में आ गया। इन ब्लेडविंग ब्लड बत के झुंड अपना तेज कातिलाना इरादा उसकी तरफ कर रहे थे, लेकिन जो चीज उसके दिमाग में सबसे पहले आई, वो तस्वीर थी। फोटो ऑडियो गु की तस्वीर में फ्लावर वाइन मोंक का पूरा जिस्म खून से लथपथ था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वो मरने के करीब था। मून शैडो गु ऐसी चोटें नहीं दे सकता था, लेकिन ये ब्लेडविंग ब्लड बैट्स एक अलग मामला थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लावर वाइन मोंक इस जगह आया था और इन ब्लेडविंग ब्लड बैट्स से जख्मी हो गया था? फैंग युआन के विचार तेजी से घूमने लगे। फ्लावर वाइन मोंक की मौत हमेशा एक रहस्य से घिरी रही थी। ए फ्लैट, लग रहा था कि इसकी वजह ये जगह ही थी। ब्लेडविंग ब्लड बैट, फैंग युआन ने धीरे से कहा। असल में ये गु उसके लिए अनजान नहीं था। बेशक ये गु एक रैंक 3 गु था, लेकिन इसे पालना बहुत आसान था। इसका खाना खून था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने ब्लडविंग डेविल सेक्ट की स्थापना की थी, और यूएस सेक्ट का निशान यही ब्लेडविंग ब्लड बत था। अस डेविल सेक्ट के रिसोर्सेज इतने थे कि वो लगभग 10,000 ब्लेडविंग ब्लड बैट गु को सपोर्ट कर सकते थे, जिससे सेक्ट ने एक खौफनाक ताकत बना ली थी और दहशत फैलाई थी। सही मायनों में उसकी सफलता का क्रेडिट ब्लेडविंग ब्लड बैट्स को जाता था। अपनी पिछली जिंदगी में 400 साल से ज्यादा गुजरने के बाद उसी अनजाने में ब्लड सी एंसेस्टर से एक विरासत मिली थी। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स की कॉलोनीज और अपने रैंक 5 कल्टिवेशन के साथ वो एक इलाके का सरदार बन गया था। यह ब्लड सी एंसेस्टर एक रैंक 7 डिमोनिक पाथ गु मास्टर था जो घास काटने जितनी आसानी से लोगों की जानें ले लेता था, और उसकी बुरी शोहरत ऐसी थी कि पूरी दुनिया में गूंजती थी। उसका नाम इतिहास में दर्ज था। शुरू में वो सिर्फ एक आम इंसान था, लेकिन किस्मत और मौके से वो डिमोनिक पाथ का गु मास्टर बन गया। उसने सबसे निचले स्टार से शुरुआत की और रैंक्स में ऊपर उठा। 800 साल बाद डिमोनिक पाथ का एक अथॉरिटी बन गया। उसका एप्टीट्यूड ऊंचा नहीं था, इसलिए उसके अपचर में प्राइमेवल एसेंस सीमित था। इसलिए
यूएसईवाई गू वॉर्म्स के फ्यूजन पर रिसर्च करने में एक जुनूनी दिलचस्पी थी। जंगली गू वॉर्म्स की अपनी इच्छा होती थी और वो हवा से नेचुरल प्राइमेवल एसेंस अपने आप अब्जॉर्ब कर सकते थे। लेकिन जब एक गू वर्म को एक गू मास्टर रिफाइन कर लेता था, उसकी इच्छा गू मास्टर के अधीन हो जाती थी और वो आसपास के प्राइमेवल एसेंस को अब्जॉर्ब करने की क्षमता खो देता था। वो सिर्फ गू मास्टर के अपर्चर से हाई प्राइमेवल एसेंस अब्जॉर्ब कर पाता था। ब्लड सी एंसेस्टर ने गू पर रिसर्च करने में बहुत मेहनत की थी, जो गू मास्टर द्वारा रिफाइन किए जाने के बाद भी नेचुरल प्राइमेवल एसेंस अब्जॉर्ब कर सकते थे। राइचस गू मास्टर्स इससे बहुत डरते थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि ब्लड सी एंसेस्टर अपनी रिसर्च में सफल हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने मारने के लिए आगे बढ़ने से पहले अनगिनत जाल बिछाए। आखिर में ब्लड सी एंसेस्टर सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये एक पूरी तरह से असफलता भी नहीं थी। उसने ब्लेडविंग ब्लड बैट, ब्लड गिलेटिन और ब्लड फ्रेंजी गू के फ्यूजन रेसिपीज बनाने में सफलता हासिल की। रैंक 3 ब्लेडविंग ब्लड बैट गू उसकी पहली उपलब्धि थी। इसे पालना बहुत आसान था, लेकिन फिर भी गू मास्टर को प्राइमेवल एसेंस देना पड़ता था। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स की कॉलोनी बहुत खास थी। एक गू मास्टर को सिर्फ एक नर बत को कंट्रोल करना होता था और वो अप्रत्यक्ष रूप से बाकी सभी मादा बैट्स को कमांड कर सकता था। ब्लड फ्रेंजी गू उसकी दूसरी उपलब्धि थी। ये गू आकारहीन था। खून के सार के एक गोले के रूप में ये दूसरे प्राणियों से जुड़कर जीता था। ये एक रैंक 4 गू था और इसकी क्षमता बहुत अनोखी थी। इसकी ऑरा से संक्रमित हर गू वर्म समय समय पर नेचुरल प्राइमेवल एसेंस अब्जॉर्ब कर सकता था। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान था। ब्लड फ्रेंजी गू से प्रभावित गू वॉर्म्स धीरे धीरे गू मास्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाते थे और कुछ समय बाद खून के एक तालाब में बदल जाते थे। ब्लड गिलेटिन ब्लड सी एंसेस्टर की आखिरी उपलब्धि थी। ये गू एक रैंक 5 गू था और निश्चित रूप से पिछले 2 से ज्यादा एडवांस था। इसका उपयोग और पालन पोषण एक हो गए थे। युद्धों का उपयोग करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए ये गू मास्टर का खून पीकर अपनी संख्या बढ़ाता था। इसे गू मास्टर से किसी भी प्राइमेवल एसेंस की जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्य से ब्लड सी एंसेस्टर ने जब ब्लड गिलेटिन बनाया तो कई युद्धों और राइचस पद द्वारा जाल में फंसने के कारण वो हार गया। उसी ऐसे जानलेवा घाव लगे जो ठीक नहीं हो सकते थे और उसने जाल की पाटन से एक खूनी रास्ता बनाकर निकल गया। राइचस पाथ के लोग उसके आखिरी हमले से चिंतित थे, जो उनके लिए खतरा बन सकता था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं किया और उसी भागते हुए देखते रहे। उस दिन से यह राइचस पाथ के लोग जब भी यूएस पाल को याद करते तो पछताते। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने उसी भागने दिया। ब्लड सी एंसेस्टर जानता था कि उसकी मौत निश्चित है, इसलिए उसने एक बड़े पैमाने पर विरासत स्थापित करना शुरू कर दिया। अपनी मौत से पहले के सीमित समय में अपने रैंक 7 कल्टिवेशन की ताकत से उसने अनापेक्षित रूप से लाखों विरासत स्थल स्थापित किए। उसकी विरासत मिडिल कॉन्टिनेंट से सदर्न बॉर्डर और अन्य स्थानों तक फैल गई। अपनी मौत से ठीक पहले वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया, खून का रास्ता अकेला नहीं है, विरासत अनंतकाल तक जारी रहेगी। ये बयान बिल्कुल भी झूठा नहीं था, क्योंकि अनगिनत गू मास्टर्स ने उसकी विरासतों से लाभ उठाया और इस तरह डेमोनिक पथ बहुत फला फूला। चाहे वो ब्लेडविंग ब्लड बैट गू हो, ब्लड फ्रेंजी गू या ब्लड गिलेटिन, उन सबको पालना और बधाना बहुत आसान था। शायद कुछ अनजान घाटियों में, गरीब गानवों में, बेआदमी रेगिस्तानों में या कुछ पहाड़ी रास्तों के पास आपको ब्लड सी एंसेस्टर द्वारा अचानक छोड़े गए 2 या 3 गू मिल सकते हैं। ये गू पालने में आसान थे और इन्हें प्राइमेवल एसेंस की ज्यादा मांग नहीं थी, इसलिए इन्हें आम एप्टीट्यूड वाले गू मास्टर्स भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। इस दुनिया में जीना एक मुश्किल काम था, इसलिए कौन सा गू मास्टर मजबूत शक्तियों के लिए तरसता नहीं होगा। ब्लड सी एंसेस्टर द्वारा छोड़े गए गू वॉर्म्स एक बिल्कुल नई ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। ये ताकत शक्ति में बढ़ोतरी का एक तेज और आसान तरीका था और ये अन्य गू वॉर्म से ज्यादा स्वागत किया जाने लगा। शक्ति अपने आप में पाप नहीं थी, ये अच्छे के हाथों में अच्छी और बुरे के हाथों में बुरी बन जाती थी। लेकिन दुनिया में कितने लोग शक्ति में अचानक बढ़ोतरी के बाद एक स्थिर मन रख सकते हैं? पैसा पाने वाला आदमी अक्सर चंचल हो जाता है। शक्ति में अचानक बढ़ोतरी निश्चित रूप से ऐसी महत्वाकांक्षाओं को पोषित करेगी जो पहले नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप कई गू मास्टर्स जो ब्लड सी एंसेस्टर की विरासत प्राप्त करते थे, वो एक शैतान बन जाते थे जो सब कुछ नाश कर देता था। यहां तक कि कई राइचस पाथ के लोगों ने भी अपना पक्ष बदल लिया था। खून के गू की विरासतों ने पूरी दुनिया के लिए बड़ी अशांति और खतरा पैदा किया। ब्लड सी एंसेस्टर की हर विरासत में अक्सर सिर्फ 2 से 3 गू ही होते थे, लेकिन ये विरासतें आग की एक चिंगारी की तरह थीं जो अगर अकेले छोड़ दी जाए तो जंगल की आग का कारण बन सकती थीं।
डेमोनिक पाथ के गू मास्टर्स अक्सर खून के गू हासिल कर लेते दी और अशांति फैलाते थे। कुछ उनमें से असफल हो जाते, कुछ गानुओं में मारे जाते, कुछ अस्थायी रूप से सफल हो जाते और एक बड़े आदमी बन जाते, एक पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाते। चाहे वो अस्थायी रूप से सफल हुए हो या असफल, अपनी थकान के पाल में वो भी नई खून की विरासतें छोड़ जाते थे। इस प्रकार खून की विपत्ति लगातार चलती रही। यह राइचस पाथ की संयुक्त शक्ति से ब्लड सी एंसेस्टर की मौत के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि छोड़े गए नींवों पर और भी ज्यादा फली फूली, जिसे मिटाया नहीं जा सकता था क्योंकि यह अनंतकाल तक चलती रही। यह इस हद तक था कि राइचस पथ के लोग अक्सर कोसा करते ये लानती ब्लड गू मास्टर्स। हम उनकी कई लहरों को मार चुके हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा भी लापरवाह हो जाएं, तो हम एक नया कहीं से भी ऊपर आते हुए देखेंगे। ए फ्लैट तक ब्लड सी इनहेरिटेंसेस को सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय माना जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा विरासतें थी। कोई मुकाबला नहीं था। सही मायनों में फैंग युआन ने ब्लड सी एंसेस्टर से एक एहसान प्राप्त किया था। अपनी पिछली जिंदगी में 400 साल से ज्यादा गुजरने के बाद ही मुझे एक खून की विरासत मिली और तब मैं अपना शासन शुरू कर पाया। ए फ्लैट, अगर मैं इन खून के चमगादड़ों को काबू कर सकता हूं, तो ये 400 साल की मेहनत पूरी करने जैसा होगा। खून के चमगादड़ उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन डरा हुआ नहीं था। उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकारा था, इसलिए ये चमगादड़ रैंक 6 ऑरा के सामने बिना सवाल किए झुक जाते। एक ही समस्या थी, रैंक 5 ब्लड पाइथन जो अभी भी छुपा हुआ था, खून की झील में छिपा हुआ था। लेकिन यह सिचुएशन थोड़ी अजीब है। ब्लड सी एंसेस्टर की विरासतन में आमतौर पर सिर्फ 2-3 गू वॉर्म्स होते हैं। यहां सैकड़ों ब्लेडविंग ब्लड बैट्स कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अफवाह सच है? अफवाह ये थी कि ब्लड सी एंसेस्टर की लाखों विरासतें सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थीं, और असली विरासतें सिर्फ कुछ ही थी। इन कुछ विरासतों में कहा जाता है कि ब्लड सी एंसेस्टर ने अपने सबसे अच्छे गू वॉर्म्स या रिसर्च इंसाइट्स या फ्यूजन रेसिपीज छुपाए थे। कहीं ये जगह ब्लड सी एंसेस्टर का एक असली विरासत स्थल तो नहीं है? जब फैंग युआन ने यह सोचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके विचार बिजली की तरह दौड़ रहे थे और भले ही उसने कई चीजें सोची, असल में थोड़ा ही समय बीता था। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स एक के बाद एक उस पर हमला कर रहे थे। फैंग युआन शांत था, उसके लंबे बाल और काला चोगा हवा में लहरा रहे थे जब वो दीवार पर चढ़ रहा था और स्प्रिंग ऑटम सकाडा को बुलाने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक बदलाव हुआ। जैसा सोचा था, इस जगह पर खून की विपत्ति छिपी हुई है। एक गहरी और मजबूत आवाज, लोहे और पत्थर के टकराने जैसी ऊंची, गुफा के ऊपर से आई और खून की झील में गूंजी। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई जू लेंग, चैप्टर 184, रैंक 5 का भारी मुकाबला। टाई जू लेंग, वो अचानक यहां कैसे? फैंग युआन ने आवाज पहचान ली। वो हैरान था। ये ऊंची आवाज खून के तालाब के ऊपर गूंजी, जिससे तेज लहरें बनने लगी। ये है हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए। जैसे ही ऊंची आवाज उसके कान के पर्दे पर चोट करने लगी, उसी लगा उसका पूरा दिमाग गूंज रहा है। हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू एक रैंक 5 गू, एक साउंड टाइप गू था। एक बार एक्टिवेट होने पर यह साउंड वेव हमले बना सकता था जिनका रंगे बहुत बड़ा होता था। यह एक बहुत हाई शक्तिशाली एरियर ऑफ इफेक्ट अटैकिंग टाइप गू था। जो आवाज फैंग युआन अब सुन रहा था, वो सिर्फ टाई जू लेंग की जांच पड़ताल थी। ये सिर्फ उनका थोड़ा सा चिल्लाना था, ना कि अपने गू को पूरी तरह से एक्टिवेट करना। यह इंटेंसिटी फैंग युआन के मूनलाइट गू से पर्पल गोल्ड रॉक खोलने जैसी थी। यह अपने गू वर्म पर एक गहरा कंट्रोल का प्रकार था। ऑफ कोर्स, हेवन अर्थ मैग्निफिसेंट साउंड गू की भी अपनी कमजोरी थी। अगर लंबा इस्तेमाल किया जाए तो ये गू मास्टर के गले और वोकल कॉर्ड पर बहुत जोर डालेगा। एक बार उसकी सीमा पार हो जाए तो गू मास्टर पूरी तरह से गूंगा हो जाएगा, अपनी बोलने की क्षमता खो देगा। बम! एक जोर का धमाका हुआ जब खून और पानी हर तरफ उठ गए। विशाल अजदा का ऊपरी हिस्सा फैंग युआन की नजर में आया। ब्लड रिवर पाइथन। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अजदा को उसके चमकदार, चिकने, खूनी लाल चिल्कों के साथ देखा, और उसका सिर लगभग एक हाथी के आकार का था। उसकी ऊन के ऊपर से लाल सुनहरे रंग के तेज हड्डियों के कांटे निकले हुए जो उसकी खूंखार और झल्ली ओरा को पूरी तरह से दिखा रहे थे। ब्लड रिवर पाइथन। मुझे याद है कि गू यू क्लैन के इतिहास में फर्स्ट जनरेशन क्लैन लीडर के गांव बनाने के बाद एक ब्लड रिवर पाइथन प्रकट हुआ था और गांव के लिए एक बड़ा खतरा था। कहा जाता है कि फर्स्ट जेन ने यूएसईवाई मार दिया था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं। फैंग युआन के विचार दौड़ पड़े, कुछ सोचते हुए। ब्लड रिवर पाइथन बहुत बड़ा था, सांप का सिर हवा में ऊंचा था,
उसकी बैंगनी पुतलियां दो बेरहम नजरों से सीधे फैंग युआन को घूर रही थीं। उसका स्वभाव बेरहम था, उसी काबू में नहीं किया जा सकता था और वो खून पर जीता था। अगर स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा ने यूएसईवाई दबाने की कोशिश की तो वो उसी और भी ज्यादा झल्ला बना देगा। रैंक 5 गू वॉर्म्स में यह रिफाइन करने के लिए सबसे मुश्किल में से एक था। लेकिन दीवारों पर फैंग युआन को एक नजर देखने के बाद ब्लड रिवर पाइथन ने अपना सिर और ऊंचा उठाया और गुफा के ऊपर की तरफ मुड़ा। गुफा के ऊपर एक और छोटा साया था जो छत के एक छेड़ से नीचे उतर रहा था। उसने एक पीतल का मस्क पहना हुआ था, उसके हाथ उसके पीठ के पीछे उसकी नजर ठंडी और शांत थी। हालांकि ब्लड रिवर पाइथन के मुकाबले वो एक चींटी जैसा छोटा था, लेकिन उसके जिस्म से आने वाली प्रभावशाली ऑरा ने उससे हर दिशा में एक बड़ा दबाव बनाया, जैसे कोई स्वर्गीय प्राणी धरती पर उतर रहा हो। राइचस गू, एक माइंड टाइप गू जिसे सिर्फ वही एक्टिवेट कर सकता था जो न्याय का पक्ष लेता हो। जो लोग दुष्ट या जिनके मन और एस्पिरेशंस कमजोर थे, वो अक्सर राइचस गू के प्रभाव में डर से कांप जाते थे, हर चीज से डरते थे क्योंकि उनका ज़मीर दोषी होता था, उनका युद्ध का जोश लड़ाई में कम हो जाता था और उन्हें टाई जू लैंग को हराने में असमर्थ महसूस होता था। इस प्रकार बिना लड़ाई ढेर हो जाते थे। स्क्रीच स्क्रीच, न्याय के दबाव में ब्लेडविंग ब्लड बैट गू बेचैन थे और सिर्फ तीखी चीखें मार सकते थे क्योंकि उनके जिस्म पर एक मजबूत दबाव पड़ रहा था। उनके पंख सिर्फ लगातार फड़फड़ा सकते थे जब वो बीच हवा में रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऊपर नीचे तैरते हुए। वो मुश्किल से अपना ख्याल रख पा रहे थे, फैंग युआन की चिंता करना तो दूर की बात थी। यहां तक कि खूंखार ब्लड रिवर पाइथन ने भी अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, टाई जू लैंग की सर्वोच्च उपस्थिति को महसूस करते हुए। क्या खूब राइचस गू है। फैंग युआन दीवार पर चढ़ गया, मुस्कुराते हुए। राइचस गू से ये दबाव उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। सिर्फ कमजोर मन वाले ही बहुत कमजोर हो सकते थे। वो एक सर्वोच्च डिमोनिक सरदार था, उसका मन लोहे जैसा मजबूत था, ये भ्रमिक दबाव उसी कैसे डरा सकता था। फैंग युआन की इम्यूनिटी ने टाई जू लैंग को हैरानी से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, वो बहुत हैरान महसूस कर रहे थे। राइचस गू उनके साथ कई सालों से था और वो गू के प्रभाव के बारे में बहुत निश्चित थे। राइचस गू का प्रभाव अलग अलग होता था। ये सीधे मन पर हमला करता था, कभी कभी इसका बड़ा प्रभाव होता था जबकि दूसरी बार इसका कोई प्रभाव नहीं होता था। लेकिन जिन बार ये काम नहीं करता था वो लगभग ना के बराबर थे। यहां तक कि न्याय लोग भी अपने दिल में एक मजबूत दबाव महसूस करते थे। आखिरकार उनके गुट एक व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का फैसला नहीं करते थे, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लेकिन टाई जू लैंग फैंग युआन के अपराधों के बारे में गहराई से जानते थे। जब वो पहली बार माइल्ड, उन्होंने पहले हाई फैंग युआन पर एक गू लगा दिया था, जिसका इस्तेमाल वो उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए करते थे। उसके बाद टाई जू लैंग हल्के से अन्य जगहों में बदलाव महसूस कर सकते थे जहां फैंग युआन जाता था। जो लोग बड़े पाप करते राइचस गू के नीचे निश्चित रूप से डगमगा जाते थे। लेकिन टाई जू लैंग ने कई डिमोनिक गू मास्टर्स से भी मुलाकात की थी जो राइचस ऑरा से अप्रभावित थे। सिर्फ एक ही प्रकार का व्यक्ति होता है जो पाप करने के बाद भी राइचस गू से अप्रभावित रहता है। ये वो लोग हैं जिनके पास असली डिमोनिक स्वभाव होता है, उनके दिल के सबसे गहरे हिस्सों में। वो पागल और जिद्दी होते हैं, अपने पापों को पाप नहीं मानते बल्कि उसी स्वाभाविक समझते हैं। सोच भी नहीं सकता कि इस फैंग युआन में इतना तेज डिमोनिक स्वभाव है। HMPH, मैं इस बड़े शैतान को पहले यहां से खत्म करूंगा। अगर फैंग युआन बचने में कामयाब हो गया तो मैं आकर उसी बाद में खत्म कर दूंगा। टाई जू लैंग बुराई से जलती हुई नफरत करते थे। एक ठंडी आह के साथ वो ब्लड रिवर पाइथन की तरफ मुड़े। जैसे ही वो प्रकट हुए वो इस ब्लड रिवर पाइथन द्वारा लॉक हो गए थे। जब तक वो फैंग युआन को मारने में ध्यान भटकाते वो एक कमजोरी दिखा देते। टाई जू लैंग के पास इतनी गंभीर चोट थी और साथ ही पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली दुश्मन छिपा हो सकता था और उन्हें देख रहा हो सकता था। इसलिए वो ध्यान खोने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस ब्लड रिवर पाइथन को कुछ देर देखा, फिर खून के तालाब में और गहराई से देखा। कुछ समय पहले उन्हें एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली थी। उसके अंदर ठोस सबूत थे कि गू यू गांव में एक खूनी विपत्ति है। ये चिट्ठी आसमान से आने वाले एक लाल मुकुट वाले क्रेन द्वारा लाई गई थी जिसका सोर्स संदिग्ध था। लेकिन टाई जू लैंग इसे छोड़ने के बजाय इस पर विश्वास करना पसंद करेंगे। आखिरकार खूनी विपत्ति आम नहीं थी, वो इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। अगर उनका ध्यान भटक गया तो ये एक महामारी की तरह फैल जाएगी, दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि इसके एक मजबूत शक्ति बनने से पहले ही इसके सोर्स को खत्म कर दिया जाए।
संयोग से उनके पास पहले से ही एक और अनुरोध था। यह जियाफू द जो जिया जिनशेंग की मौत की जांच के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत दे रहे थे। इसलिए टाइजू लेंग अपनी बेटी को लेकर किंगमाओ पहाड़ आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को जिया जिनशेंग के केस की जांच करने का आदेश दिया। ये टाई रुओनन को पोषित करने और ट्रेन करने के लिए था, लेकिन ये एक धोखा भी था, समय खरीदने और पर्दे के पीछे इस मुद्दे की जांच करने के लिए। जब वो पहली बार फैंग युआन से मिले, उन्होंने उस पर एक शेयर्ड सेंस गू लगा दिया। हालांकि ये सिर्फ एक जोश में था, उन्होंने ये अपने जमा अनुभव और इंस्टिंक्ट के कारण किया। शेयर्ड सेंस गू आकारहीन और रंगहीन था, एक निशान की तरह। उन्होंने दस्यों लगाए लेकिन सफल होने वाला पहला ही था। फर्स्ट जेन गू यू, मैं जानता हूं तुम मारे नहीं हो। तुमने लगभग 1000 साल तक इस साजिश को रचते हुए छिपाए रखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब बर्बाद होने वाला है। टाइजू लेंग ने अपना मुंह खोला, जिससे हवा कांपने लगी। लेकिन खून के तालाब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बजाय ब्लड रिवर पाइथन ने अपना मुंह खोला, गुस्से से चिल्लाते हुए। वो जन्म से ही खूंखार था, उसे दबाया नहीं जा सकता था। राइचस गू ने उसकी खूंखारी को भड़का दिया। बम! उसने अचानक अपना जिस्म फैलाया, विशाल सांप का जिस्म खून की लहरों के साथ उठा, एक कातिलाना इरादा लेकर जो आसमान को चीर रहा था, हवा में मौजूद टाइजू लेंग पर झपटा। टाइजू लेंग पहले से हाई ब्लड रिवर पाइथन के खिलाफ चौकस द, और वो तेजी से हिले, ब्लड रिवर पाइथन के काटने से बचते हुए। पाइथन का जिस्म बहुत लंबा था और उसकी गति बहुत तेज थी। वो आखिर में गुफा की छत से जा टकराया। एक जोर का धमाका हुआ जब छत का एक हिस्सा गिर गया और बड़ी मात्रा में मलबा गिरा और खून की झील की लहरों में बहुत हलचल मचा दी। HMPH, फर्स्ट जेन गू यू, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ब्लड पाइथन से बच जाओगे? तुम अभी भी प्रकट हो सकते हो, टाइजू लेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हवा में इधर उधर घूम रहे थे और ब्लड रिवर पाइथन के हमले अनपढ़ हल्की बारिश की तरह पड़ रहे थे। ब्लड रिवर पाइथन गुस्से से हमला कर रहा था, जैसे जैसे वो चूक जा रहा था और भी ज्यादा उत्तेजित होता जा रहा था। उसके पास अपरिमित शक्ति थी, जिसे वो पूरी तरह से दिखा सकता था और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। पूरा स्थान उसकी शक्ति से एक भूकंप की तरह हिल रहा था और खून की झील में मजबूत लहरें उठने लगी। FCK, फैंग युआन क्रॉसफायर में फंस गया और जब लाल मिट्टी नरम हुई तो उसके पैर की जगह बर्बाद हो गई थी। वो दीवारों के साथ चलने के लिए सिर्फ चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड और थंडरविंग्स गू का इस्तेमाल कर सकता था। इस बीच पत्थर का मलबा बारिश की तरह नीचे गिर रहा था। जैसा उसने उम्मीद की थी, थंडरविंग्स गू सच में खराब हालत में था। फैंग युआन के थंडरविंग्स बहुत कमजोर और सुस्त USEY स्पीड में ज्यादा बूस्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि थंडरविंग्स गू फैंग युआन से कम प्राइमेवल एसेंस ले रहा था। जब फैंग युआन इधर उधर घूम रहा था, तब उसने अपने आप को भरने के लिए आसपास की हवा से प्राइमेवल एसेंस अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। शुरू में यह स्थिति अनोखी थी और छोटे अंतराल में होती थी। जैसे जैसे फैंग युआन बचने की कोशिश करता रहा, उसने शुरू में ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिरकार अंतराल छोटे हो गए और अवधि लंबी हो गई। साथ ही थंडरविंग्स गू कमजोर और कमजोर होता गया। समझ गया, यह ब्लड फ्रेंजी गू है। फैंग युआन के दिमाग में एक रोशनी चमकी। सिर्फ ब्लड फ्रेंजी गू से प्रभावित होने पर ही ऐसी स्थिति होती है। फ्लोप! फैंग युआन ने 100% कोशिश की, लेकिन आखिर में वो खून की झील में गिर ही गया। ब्लड रिवर पाइथन हर जगह रैम्पेज कर रहा था, अपनी मोती पूंछ से जगह को साफ कर रहा था, जिससे बड़ा मलबा बारिश की तरह गिर रहा था। फैंग युआन ने स्काई कैनपी गू को एक्टिवेट किया, अपने आप को एक सफेद कवच से ढक लिया। वो तैरने में अच्छा था। अपनी पिछली जिंदगी में वो लंबे समय तक ईस्टर्न सी में रहा था, इसलिए उसने पर्याप्त प्रशिक्षण लिया था। गिरते हुए पत्थर घरों जितने बड़े दी और उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की। कभी कभी वो पानी के नीचे तैरता, झील में डूबकर पत्थरों के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता। लेकिन छोटे टुकड़ों के लिए, कुछ मुट्ठी के आकार के थे जबकि कुछ चक्की के पत्थर जैसे थे, और वो अन सबसे नहीं बच सकता था। सफेद रोशनी का कवच एक चट्टान की तरह मजबूत था, लेकिन वो पत्थरों के पूरे प्रभाव को नहीं झेल सकता था, जिससे उसी दर्द महसूस होता था जब वो उसके कवच से टकराते थे। साथ ही हर झेलने वाले हमले के साथ उसका प्राइमेवल एसेंस भी कम हो जाता था। शुक्र है, राइचस गू की शक्ति इलाके को घेरे हुए थी, जिससे ब्लेडविंग ब्लड बैट गू का झुंड बेमतलब इधर उधर उड़ रहा था, फैंग युआन से परेशानी नहीं कर रहा था। लेकिन फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। थंडरविंग्स गू ब्लड फ्रेंजी गू से भ्रष्ट होने के बाद आधा लाचार हो गया था और बिना किसी खास गू के उसी साफ किए
वो जल्द ही खून के पानी के एक गड्ढे में बदल जाएगा, एक नया प्रदूषण का स्रोत बन जाएगा। यह ब्लड फ्रेंजी गू से कैसे संक्रमित हो गया? फैंग युआन ने पिछली घटनाओं पर विचार किया और सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण था, इस खून के पानी में अंदर एक ब्लड फ्रेंजी गू था। थंडरविंग्स गू कमजोर होता रहा और अनियंत्रित होने लगा। शुक्र है उसने समय पर सफेद रोशनी का कवच एक्टिवेट कर लिया, वरन अगर ब्लड फ्रेंजी गू उसके जिस्म में घुस जाता और उसके अपचर में प्रवेश कर जाता तो उसके ज्यादातर गू वॉर्म्स भ्रष्ट हो जाते। लेकिन अगर उसका प्राइमेवल एसेंस खर्च हो गया या अगर ये कवच टूट गया तो परिणाम गंभीर होंगे। मुझे इस जगह से जल्द निकलना होगा। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए, तैरते हुए आसपास से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए। पहाड़ी दीवारों पर बड़ी मात्रा में लाल मिट्टी युद्ध से गिर गई थी। गुफा की छत भी पहचान से परे पूरी तरह से नाश हो गई थी। टाइजू लेंग हवा में तैर रहे थे, ब्लड रिवर पाइथन के साथ युद्ध में लगे हुए थे। रैंक 5 की लड़ाइयों में फैंग युआन दखल नहीं दे सकता था। एक गू मास्टर जितना आगे बढ़ता है, रैंक्स के बीच युद्ध शक्ति का अंतर उतना ही बड़ा होता जाता है। शायद ब्लड रिवर पाइथन की पूंछ के एक झटके से वो रोशनी के कवच को तोड़ सकता था और स्काई कैनपी गू को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। इस प्रक्रिया में फैंग युआन की सारी हड्डियां तोड़ सकता था। शायद टाइजू लेंग के हाथों के एक साधारण इशारे से वो फैंग युआन को एक गंभीर संकट में डाल सकते थे। अभी की स्थिति ऐसी थी जैसे दो विशाल हाथी लड़ रहे हों, जबकि फैंग युआन एक पालतू बिल्ली था। हालांकि उसके पास छोटे पंजे थे, वो कुछ नहीं कर सकता था। रुको, एक गुफा का प्रवेश द्वार। चैप्टर एंड।